ये कहानी जापान से शुरू होती है, जिसमें निक पहले एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था और अब जेल में 10 साल की सजा काट रहा है। शुरुआत के दृश्य में निक जेल के बाथरूम को साफ कर रहा है। उसी समय अचानक 5 पुरुष वहां आ जाते हैं, जिनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे और निक को अजीब तरीके से घूरते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। निक सावधानी के साथ अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी ऊपर लटका हुआ है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। निक ने उस आदमी की जान बचाई। कुछ समय बाद वहां सिक्योरिटी वाले आते हैं और निक को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है और दोनों को साथ में ही जेल के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम क्योशी है, मैं शिरामिसु कबीले का सदस्य हूँ। क्योशी जेल से भागने का एक प्लान बताता है, जिसमें निक को सहायता करनी पड़ेगी, जिसके बदले में वह निक से वादा करता है कि कबीला उसकी सुरक्षा करेगा। क्योशी कहता है इसके लिए एक तेज उपकरण की आवश्यकता होगी और क्योशी निक को ये उपकरण खोजने की जिम्मेदारी देता है। एक दिन सभी कैदी गार्ड की निगरानी में काम करते हैं। निक पत्थर के एक टुकड़े को जेब में रख लेता है और बाद में इस पत्थर की धार को तेज किया जाता है और क्योशी खुद पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उस उपकरण से अपने पेट को चीर लेता है और निक गार्ड को आवाज देता है और गार्डों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल से क्योशी भागने में कामयाब हो जाता है। इधर निक की सजा कम कर दी जाती है और उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। छोटे बाल और शेव की हुई दाढ़ी से निक पहचान में नहीं आता है। वह बाहर की दुनिया में कदम रखता है और एक काली कार बाहर उसका इंतजार कर रही थी। निक को शिरामिसु मुख्यालय ले जाया जाता है और कबीले के अधिकारियों द्वारा निक का धन्यवाद किया जाता है, क्योंकि क्योशी को भगाने में निक की अहम भूमिका थी। निक को पहला काम दिया जाता है, जिसमें अमेरिकन बिजनेसमैन से डील करनी थी और निक भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। निक को कुछ पैसे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं और निक जुआ के एक अड्डे पर पहुंचता है, जहां वह एक जापानी महिला को देखता है और महिला की खूबसूरती उसे पसंद आती है और वहां से जाने से पहले उस महिला को टिप देता है। अगले दिन निक की मुलाकात अमेरिकी बिजनेसमैन एंथनी से होती है। वह निक को ताना मारता है और जापानी संस्कृति का मजाक उड़ाता है। वह शिरामिसु कबीले के साथ डील करने के लिए साफ मना कर देता है और विरोधी गैंग शिशु कबीले के साथ डील करने की बात कहता है। निक को समझ आ गया कि बातचीत का अब कोई मतलब नहीं है और उसने एक टाइपराइटर उठाया और एंथनी को पीटना शुरू कर दिया। शर्त को मनाने के बाद निक वहां से चला जाता है। निक की पहली सफलता के बाद क्योशी और बाकी सदस्य निक को एक बार में ले गए, जहां सभी जश्न मना रहे थे और तभी वहां शिशु कबीले के कुछ लोग आ गए और एक आदमी ने निक को ताने मारने शुरू कर दिए और निक ने तुरंत उस आदमी के सिर पर बोतल फोड़ दी, जिससे दोनों ग्रुप की तरफ से बंदूकें तन जाती हैं। लेकिन शिशु कबीले में कम आदमी होने कारण वह वहां से चले जाते हैं। निक ने क्योशी और बाकी सदस्यों का विश्वास जीत लिया था। क्योशी ने रहने के लिए निक को एक शानदार फ्लैट देता है और उसे शिरामिसु कबीले में शामिल होने का ऑफर देता है। कुछ समय बाद क्योशी ने निक को दूसरा काम दिया, जिसमें बार मालिक शिरामिसु कबीले की बात नहीं मान रहा था और बार मालिक नहीं माना तो निक ने उसका गला काट दिया और क्योशी ने चाकू से वार करके उसे मार देता है और कबीले का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। क्योशी निक को एक नाइट क्लब में ले गया और निक की नजर उस जापानी खूबसूरत महिला पर पड़ी, जो उस समय डांस कर रही थी और निक ने देखा कि क्योशी उस महिला को खींचकर बाहर ले जाता है और क्योशी उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था और निक भी वहां पहुंच गया और उसे पता चला ये महिला क्योशी की बहन म्यू है। क्योशी ने निक को उसे घर पर छोड़ने के लिए कहता है और निक ने उसे सही सलामत घर पर छोड़ दिया और म्यू निक को घर में आने के लिए कहती है और निक घर के अंदर चला जाता है और दोनों एक दूसरे साथ अच्छा महसूस करते हैं और निक ने म्यू की पीठ पर याकूजा टैटू देखा। अगले दिन क्योशी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें अमेरिकी सैनिकों से हथियार खरीदने का सौदा करना था और इस सौदे की खबर किसी भी को भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अकेले निक को ही पूरा काम करना होगा। निक इस डील के लिए उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसे एक लाश दिखाई देती है। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, शिशु कबीले के सदस्य वहां आ जाते हैं, जो सौदे को बाधित करने और पैसे चुराने के लिए वहां आए थे। मुसीबत की आशंका होने के कारण निक ने पैसे पहले ही कार में छुपा के आया था, जिस कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा और जाने से पहले आदमियों ने निक पर बंदूक तान दी। निक को घुटने पर बैठने के लिए कहते हैं और निक को अपनी जान खतरे में लगी तो उस आदमी से बंदूक छीनकर 2 आदमियों पर गोली चला दी और इस घटना की खबर शिरामिसु कबीले के मुखिया को पता चल गई, जिसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और मुखिया ने कहा कि अपने में से ही किसी ने ये बात लिखी है। मुखिया निक की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन क्योशी ने कहा आप चिंता नहीं करें, पैसे बिल्कुल सेफ हैं। मुखिया को लग रहा था कि एक बड़ा गैंगवार छिड़ सकता है
और इस गैंगवार को रोकने के लिए अलग तरीका अपनाया। माफी मांगने के लिए विरोधी शिरामिसु कबीले को 2 कटी हुई अंगुलियां भेजी गई, जिसमें से एक अंगुली निक की काटी गई और एक अंगुली क्योशी की काटी गई थी। अगले दिन एक कार में शिरामिसु मुखिया निक से बात करता है। मुखिया का मानना था कि अपने बीच कोई गद्दार मौजूद है जो विरोधी गैंग को अपनी हर खबर दे रहा है। कार अंततः एक समारोह स्थल पर रुकती है जहां निक को परमानेंटली शिरामिसु कबीले में शामिल कर लिया जाता है और इस समारोह की समाप्ति के बाद सभी जश्न मनाने लग गए। इस बीच निक और क्योशी मिलते हैं। निक ने क्योशी को अपने और म्यू के रिश्ते के बारे में बताया और क्योशी को पहले तो अच्छा नहीं लगा। फिर वह ये भी जानता था कि निक एक भरोसेमंद और जिम्मेदार आदमी भी है और फिर क्योशी ने उनके रिश्ते को अपना लिया और क्योशी ने निक को कहा कि अब वो दोस्त नहीं भाई भी बन चुके हैं। निक ने म्यू के जैसा ही याकूजा टैटू बनवाया जो ताकत और वफादारी का प्रतीक था और वहां म्यू भी मौजूद थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि निक उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। निक का रुतबा कबीले में बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक दिन निक म्यू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। निक की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है जिसने पहले भी निक को मारने का प्रयास किया था। उसकी आंखों में तनाव झलकता है। हालांकि निक बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसके साथ म्यू थी जिसे वो किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस बीच शिशु कबीला एक सौदे के लिए शिरामिसु मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उन्होंने इस डील के लिए सीनियर आदमी को ना भेज के एक जवान आदमी को भेज देते हैं जो शिरामिसु मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुखिया की नाराजगी के बावजूद शिरामिसु कबीले के भीतर ओरोची नाम के व्यक्ति ने डील को स्वीकार करने की सलाह देता है, लेकिन इस बात से मुखिया को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने तुरंत इस डील के लिए मना कर देता है। इसी रात को एक बार में क्योशी, ओरोची और निक शराब पी रहे थे और ओरोची मुखिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने ओरोची की एक बात नहीं सुनी थी और क्योशी ने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहा और ओरोची बार छोड़ के बाहर चला जाता है जहां उसने म्यू को देखा। और पहले ओरोची और म्यू प्यार करते थे और क्योशी तो म्यू को अभी भी चाहता था, लेकिन म्यू ने अब इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। तो ओरोची म्यू को एक थप्पड़ मार देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है और म्यू यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन शिशु गैंग और शिरामिसु गैंग फिर से मिले। इस बार एक सूमो मैच में मिलने का फैसला किया और इस बार शिशु गैंग का लीडर खुद मिलने के लिए आया था। इस बार वो डील करने के लिए नहीं आया था, बल्कि शिरामिसु गैंग के लीडर को रिटायर्ड करके शिरामिसु गैंग को शिशु गैंग का ही हिस्सा बना दिया जाए। और ये सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो गया था और शिरामिसु लीडर ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया और शिशु लीडर को कहा कि इस गैंग के अंदर शेर रहते हैं ना कि कोई कुत्ते। इसी शाम घर जाते समय निक की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से पॉली से हुई जो अमेरिकी फौज में निक का साथी था और पोली यहाँ छुट्टियों पर घूमने के लिए आया था। निक को यहाँ देखकर खुश होता है, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल जल्दी से बदल जाता है। पोली ने खुलासा किया कि निक कोर्ट मार्शल से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था और अमेरिकी फौज को इस बारे में बताने की धमकी भी देता है। खतरा महसूस होते ही निक ने एक चाल चली और पोली को अपने घर पर इनवाइट करता है और घर पर दोनों साथ ही शराब पीते हैं और निक को मौका मिलते ही पोली की हत्या कर देता है और फिर म्यू से मिलने चला गया। म्यू के चेहरे पर चोट थी और चोट को देखकर निक को गुस्सा आ गया और म्यू से पूछता है ये सब किसने किया। म्यू बताने के लिए साफ मना कर देती है और निक को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अचानक म्यू निक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और निक चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ म्यू ही घूम रही थी। उसने सोच लिया कि वो अब म्यू को खरोंच तक नहीं आने देगा। निक इस खबर को बताने के लिए क्योशी से मिलने जाता है और उसने क्योशी शिरामिसु कबीले को छोड़ने के लिए कहता है जिसे वह और म्यू खुशी खुशी रह सके और गुस्सा करने के बजाय क्योशी उसे अंदर ले जाता है। क्योशी ने निक के सामने 2 तलवारें रखी जिसमें एक तलवार से दुश्मनों को खत्म करने के लिए है और दूसरी वाली तलवार से बचपन से ही म्यू का ध्यान रखा था और म्यू की जिम्मेदारी अब निक को सौंपता है और निक ने एक तलवार उठा ली और फिर दोनों ने पोली की लाश को दफना दिया और सारे सबूत मिटा दिए। उधर ओरोची शिशु गैंग से मिल चुका था और शिरामिसु गैंग को मिटाने का प्लान बना रहा था। अगले दिन शिरामिसु का लीडर क्योशी और निक के साथ एक दर्जी की दुकान पर पहुंचते हैं जहां दर्जी लीडर को अंदर ले जाता है और कुछ देर बाद निक को कुछ गड़बड़ लगी और वह जांच करने अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी लीडर को मारने का प्रयास कर रहा था। निक ने लीडर को बचाने की कोशिश की और पीछे से क्योशी ने उस आदमी को गोली मार दी और तुरंत तीनों वहां से निकलने वाले ही थे तभी शिशु गैंग ने उन पर हमला बोल दिया। लीडर की रक्षा के लिए दोनों बहादुरी से लड़े, लेकिन एक गोली क्योशी को लग जाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर लीडर और क्योशी दोनों टूट जाते हैं। लीडर ने इस हमले के बाद एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और लीडर ने खुलासा किया कि उनके बीच एक गद्दार मौजूद है जो यहाँ की हर खबर शिशु गैंग को दे रहा है
और इस हमले के बाद दोनों गैंग के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और शिरामिसु गैंग क्योशी की हत्या का बदला जरूर लेगी। निक ने क्योशी की मृत्यु की खबर म्यू को बताई तो म्यू फुट फुट कर रोने लग गई। म्यू को रोते हुए देखकर निक को और मजबूत बना दिया। अगले दिन ही निक ने शिशु लीडर के मुख्य गुर्गों को मारना शुरू कर दिया और शिरामिसु गैंग जीतने वाली ही थी। अगले दिन शिशु गैंग ने एक छोटे बच्चे के साथ शिरामिसु मुख्यालय पर एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा कि क्यों न लड़ाई को एक बार में ही खत्म करी जाए, और शिरामिसु लीडर इसके लिए मान गया। और अगले दिन शिरामिसु गैंग के लोग शिशु गैंग से लड़ने पहुंच जाते हैं। जहां शिशु गैंग पहले से ही वहां मौजूद थी, लेकिन शिशु गैंग में ओरोची को देखकर लीडर हैरान हो जाता है और उनको समझ आ गया कि यही वो गद्दार था। लेकिन फिर भी उसे एक मौका और देते हुए लीडर ने उसे गले लगा लिया और शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन उसने तो लीडर पर चाकू से वार कर दिया और कहता है कि शिरामिसु गैंग अब खत्म हो गई है और बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको चारों तरफ से घेर लिया था। और ओरोची निक की तरफ जाकर उसने निक को कहा कि म्यू को छोड़ दे तो अपनी जान बचा सकता है, लेकिन निक इसके लिए साफ मना कर देता है। तभी अचानक एक स्नाइपर ने निक के पैर में गोली मार दी और उधर पुलिस की मदद से शिरामिसु क्वार्टर पर रेड डलवा दी ताकि उनका वजूद पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और उस रात निक वहां से बचकर म्यू के पास पहुंचता है ताकि वह उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सके, और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके मन में बदले की आग जल रही थी, इसलिए क्योशी की दी हुई तलवार को लेकर शिशु गैंग के मुख्यालय पर पहुंच जाता है, जहां शिशु लीडर के सामने अपना बदला पूरा करने की इच्छा जाहिर करता है। और ओरोची न्यूज के हाथ से तलवार लेके उसे आउटसाइडर यानी बाहर का इंसान बोला, जो शिरामिसु गैंग का लीडर कभी नहीं बन सकता। और निक ने एक ही झटके में ओरोची का गला काट देता है और उसे मार देता है और बाकी लोगों ने उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन शिशु गैंग के लीडर ने उन सबको रोक दिया। वह निक को जाने के लिए कहता है क्योंकि ओरोची को खत्म करके उसने अपना बदला ले लिया था। और निक उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां म्यू को शिरामिसु सदस्यों की देखरेख में छुपाया हुआ था। और जैसे ही म्यू को पता चलता है कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया है तो वह निक से लिपट कर रोने लग जाती है। और उस दिन बाद निक का रुतबा और बढ़ जाता है और निक को बाकी सदस्य गैंग का लीडर मानना शुरू कर देते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है।